नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। धामी सरकार भी निकाय चुनाव से पहले शेष बचे हुए कार्यों को जल्द ही पूरा करने की कोशिशों में लग गई है। इस बीच राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अधिकांश कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर खुशी जताई। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों में प्रचार प्रसार के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही शेष कार्यों को इसी जून में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल एनजीटी ने रिस्पना नदी किनारे 11 मार्च 2016 के बाद हुए अबाध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रिस्पना किनारे 525 मकान चिन्हित किए गए हैं। सरकार इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार 11 मार्च 2016 के पहले बने मकानों को भी ध्वस्त कर लोगों को बेघर कर रही है। अतिक्रमण पर मचे घमासान के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल कोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों धामी सरकार निकाय चुनाव अब तक नहीं करा पाई? आखिर क्यों बार बार सरकार को कोर्ट की फटकार पड़ रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार लगातार जारी है। धामी सरकार एक ओर जहां प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ है। विपक्ष के दबाव के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की तय सीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं कोर्ट के नोटिस के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। देखिए, जहां तक नगर पंचायत है, नगर परिषद है या फिर साथ में जो नगर निगम है, उनका जो चुनाव होना था वो 2 दिसंबर को कंक्लूड हो जाना चाहिए था, 2 दिसंबर 2023 को। और इन्होंने 30 नवंबर 2023 को प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जिसके खिलाफ यहाँ पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, मतलब पीआईएल जिसको हम कहते हैं। तो उसमें माननीय न्यायालय के सामने 2 बार हमारे जो सरकार की तरफ से विद्वान एडवोकेट जनरल जो हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि जो कानून है जिसमें कि 6 महीने से ज़्यादा प्रशासकों के कार्यकाल को हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम इसी 6 महीने के दौरान यानी 2 जून से पहले करा लेंगे। सरकार लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उद्यान घोटाले में आपने देखा सीबीआई जांच के आदेश हुई, लेकिन सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब जो है निकाय चुनाव जो है समय पे कराने की बात हुई, तो उसमें भी जो है अधिकारियों ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया, जो है चुनाव नहीं कराए। तो ये लगातार मनमानी हो रही है। सहकारिता चुनाव में भी कोर्ट ने आदेश दिए थे, उसमें भी सरकार ने मनमानी की। तो माननीय हाईकोर्ट मुझे लगता है कि सरकार की इस मनमानी को गंभीरता से लेगा और निश्चित तौर पर जो है स्पष्ट आदेश प्रदेश सरकार को देगा। देखिए, बीच में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी और उस समय सभी राजनीतिक दल भी लगे थे, प्रशासनिक तंत्र भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। इस कारण से उस समय स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन अब जैसे ही कल 6 तारीख को आचार संहिता हट गई है, तो अब सरकारी मशीनरी भी पूरी स्थानीय निकाय के चुनाव में लग गई है और भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसकी तैयारी में अपने स्तर पर लग गई। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद सरकार ने इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। वहीं धामी सरकार निकाय चुनाव से पहले शेष बचे विकास कार्यों को पूरा कराने में लगी हुई है। इस बीच सरकार का दावा है कि जून 2024 तक स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस बीच विपक्षी दलों के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर भी सवाल उठाए हैं।
देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कायम समय से हमारे यहाँ चल रहा था, और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसका पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं पीडब्ल्यूडी के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं। और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। आज माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले, विपक्षी दलों को लोग, जन संगठनों को लोग, और हमारी मुख्य मांग थी कि जो बेदखली जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो कानून के तहत हो, और उसमें ये ना हो कि आज सुबह आप हमारे घर में आ गए, हमको आपने नोटिस भी नहीं दिया, या 2 दिन पहले नोटिस दे दिया और सुबह आ गए तोड़ रहे। ये कानून का राज नहीं है। ये एक तरीके से ये जो बुलडोजर कल्चर है, ये बुलडोजर कल्चर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में अब आगामी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार एक ओर जहां विकास कार्यों को जल्द पूरा कर निकाय चुनाव में इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस बीच कोर्ट के नोटिस ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा सरकार कोर्ट में इसका क्या जवाब देती है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई। सवाल ये भी है कि क्या सरकार मौजूदा समय सीमा में निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जो हाँ, तो निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से गहमा गहमी जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जहां एक और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है सरकार से कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं, तो वहीं पर परसीमन का हवाला देते हुए अभी तक निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। साथ ही साथ अब हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जितना जल्दी संभव हो पाएगा ये निकाय चुनाव कराए जाएंगे। समय अगर हम बात करें प्रशासक बैठाने की, तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहा है। कोर्ट की एक बार फिर से फटकार पड़ी है सत्ता पक्ष को। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बेची प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डीके जोशी जी अधिवक्ता हाईकोर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डीके जोशी जी से करते हैं। डीके जोशी साहब, अगर हम बात करें तो एक बार फिर से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या कुछ हाईकोर्ट का कहना है? मैं चाहूंगी कि जरा आप एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। हाँ, नमस्कार के न्यूज के सभी दर्शकों का जी। और क्योंकि राज्य सरकार में एक संवैधानिक संकट यहाँ पर उत्तराखंड में आ चुका है, और वो ये है कि नगर निकाय चुनाव जैसे कि लोकसभा के भी तय सीमा के मतलब तय 5 साल में होने जरूरी होते हैं, जो अभी संपन्न हुए हैं, और उसी प्रकार से विधानसभा के भी तय 5 साल के भीतर कराने होते हैं। तो उसी प्रकार से अब संवैधानिक व्यवस्था है कि जो लोकल बॉडी, चाहे वो नगर पंचायत है या नगर पालिकाएं हैं या फिर नगर निगम है, उनके चुनाव भी आप 5 साल के भीतर कराएंगे। तो वह सीमा जो तय सीमा है वो 2 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुकी थी। तो फिर चूंकि ये चुनाव नहीं हो रहे थे, इन्होंने 30 नवंबर 2023 को हमारे जो उत्तराखंड शासन ने एक अधिसूचना के द्वारा यहाँ पर प्रशासक बैठा दिए, और वो प्रशासक जब बैठाए तो फिर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में उत्तराखंड के इस निर्णय के खिलाफ, प्रशासकों को बैठाने के निर्णय के खिलाफ फिर एक रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा महाधिवक्ता के माध्यम से यह कहा गया कि अब क्योंकि अब प्रशासक हमने बैठा दिए हैं, लेकिन तय ये 6 महीने के जो कार्यकाल है उसके दौरान हम ये चुनाव कराएंगे। और 2-3 बार उसमें जब बहस सुनवाई पर लगी तो फिर भी वही कहा गया। तो अंत में 16 अप्रैल को फिर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार के इस एश्योरेंस और स्टेटमेंट अंडरटेकिंग को ध्यान में रखते हुए कि उस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी निस्तारित, क्लोज कर दिया। अब फिर क्या, तो अब ये तो पहला घटनाक्रम था। तो आज क्या हो गया है, फिर 2 जून को जैसे ही वो 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा था,
तो तब तक चुनाव करा देने थे, क्योंकि 16 अप्रैल को वह जो जनहित याचिका थी उसमें अंतिम सुनवाई हुई थी। तो 16 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक का समय था जहां पर इन्होंने कहा था कि हमारी तैयारियां पूरी चल रही हैं और हम तय सीमा में मतलब 6 महीने के भीतर करा देंगे। तो जब 2 जून को सरप्राइजिंगली चुनाव कराने के बजाय फिर प्रशासकों को बैठाने का 3 महीने के लिए आदेश हुआ, तो फिर ये समझिए कि एक जानबूझ करके यह एक अवमानना का कृत्य था और बहुत जरूरी था कि भाई हम कोर्ट को अवगत कराएं कि राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के उस जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था उसका उल्लंघन करके अवमानना की। तो इसी पर कल माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अवमानना नोटिस जारी किए हैं राज्य सरकार को और पूछा है कि भाई ऐसे कैसे हो गया है, और उसकी सुनवाई भी अभी मंगलवार यानी 11 जून को रखी गई। ठीक है, वापस आएंगे डीके जोशी साहब आपके पास। संजीव वर्मा जी, लगातार हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद भी निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए गए। निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए गए, उसके बाद 6 महीने का समय मांगा गया, वो 6 महीने का समय भी पूरा हो गया। अब फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और जो प्रेमचंद रघवाल जी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि अभी सितंबर अक्टूबर तक ये शायद निकाय चुनाव हो पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में निकाय चुनाव होने भी नहीं है। जैसे जी देखिए, लोकसभा का जो चुनाव था वो उत्तराखंड में प्रथम चरण में हुआ, जो कि 19 अप्रैल को हुआ है और 19 अप्रैल से पहले यहाँ पर आचार संहिता लग गई थी और आचार संहिता के चलते तमाम, चाहे हम परिसीमन की बात करें, चाहे मतदाता सूची की बात करें, चाहे रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें या और जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं चुनाव से संबंधित, वो सभी एक तरह से हेल्ड अप हो गई। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से हेल्ड अप हो गई। सरकार और 19 अप्रैल को चुनाव होने के बाद अभी 4 तारीख को जब चुनाव का गिनती हुई, 4 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई थी और 4 तारीख को ही अधिसूचना समाप्त हुई है, आचार संहिता समाप्त हुई है। और 4 तारीख के बाद से अब, क्योंकि 4 तारीख के अंदर में जितनी भी, यदि हम कोई भी पॉलिटिकल प्रक्रिया को हम करते तो हर एक छोटी एक मीटिंग बुलाने के लिए भी चुनाव आयोग से हमको परमिशन लेनी पड़ रही थी। और ऐसे में क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं जो लंबित पड़ी हुई थी, तमाम प्रक्रियाएं चुनाव के चलते बाधित, लोकसभा चुनाव के चलते बाधित रही। और ऐसे में अब 4 तारीख को ये जैसे आचार संहिता समाप्त हो गई है, तो अब सरकार की ओर से जितनी भी प्रक्रियाएं, चाहे मतदाता सूची की बात हो, चाहे हम परिसीमन की बात करें, क्योंकि अभी आप यदि देहरादून की बात करते हैं और तो यहाँ पर जितने भी हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उनको भी हम नगर निगम की सीमा के अंदर हम लोगों ने, सरकार ने उनको शामिल किया है। तो मैं सोचता हूँ एक परिसीमन का काम है, दूसरा ओबीसी रिजर्वेशन का काम है, मतदाता सूचियों का काम है, और जितने भी काम है बहुत शीघ्र से शीघ्र सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही चुनाव आयोग कोई भी जो तिथियां घोषित करेगा, सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से तैयार है। ये पूरे प्रोसेस में नहीं संजीव जी प्रोसेस में भी कितना समय और लगेगा? यशी जी देखिए, मैंने पहले कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होता है, समय बताइए ना। अभी कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि सितंबर अक्टूबर तक ही होंगे ना चुनाव, के अभी हो जाएंगे हाल फिलहाल में? मौका देंगे। ये जी मैंने कहा, चुनाव ये हमारा जितना प्रोसेस है, एक संवैधानिक प्रक्रियाएं जो में जितना भी समय लगेगा, जैसे ये पूर्ण होती हैं उसके पूर्ण होते ही तुरंत सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरीके से एक न कोई हिला हवाली वाली बात है, न कोई डिले वाली बात है, सरकार पूरी तरह तैयार। वापस आते हैं आपके पास संजीव जी। डीके जोशी साहब अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद शीशपाल जी आपके पास आते हो।
माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी समय की कमी है, तो हाँ। एक दो बातें और बहुत जरूरी हैं जो अभी पूर्व वक्ता जी ने कहा अपनी बात। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा पूरा जो भारत जो भी व्यवस्थाएं चल रही है वो संविधान के तहत चल रही है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं। चाहे कोई राष्ट्रपति भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, तो वो संविधान की ही शपथ लेकर के उस पद पर बैठे हुए। बिल्कुल। और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निर्वाचन आयोग का काम है निर्वाचन कराना, और वो भी तय सीमा के भीतर कराना। क्या राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को ये पता नहीं था कि 2 जुलाई को जो 2018 में नवंबर में जो चुनाव हो गए थे, अक्टूबर में जो चुनाव हो गए थे, उसके 5 साल बाद यानी 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूरा हो रहा था। क्या राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को इस बात का कोई भान नहीं था? पहली बात। जब आपने स्टेटमेंट दिया हाई कोर्ट में, क्योंकि वो न्याय मतलब प्रशासक बैठाने का तो कोई स्कोप वैसे संविधान में कहे तो नहीं है। केवल कहाँ है? सपोज करिए अचानक कहीं पर कोई भी डिसॉल्व हो जाती है, कोई जो नगर बोर्ड मतलब जो नगर पालिका का बोर्ड भंग हो जाता है किसी कारण से। अगर वो भंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप 6 महीने के भीतर चुनाव करा सकते हैं। ये जो है, जो हमारा नगर निगम जो एक्ट है और साथ में जो नगर पालिका एक्ट है, उसमें ऐसा प्राविधान है। यहाँ तो जोशी साहब, मैं आपसे एक बात और यहाँ पर कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव हुए थे लोकसभा के, क्या समय मांगकर या चुनाव आयोग से बातचीत करके इसका हल नहीं निकाला जा सकता था कि उसी बीच निकाय चुनाव कराए जाएं? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये जो सरकार के माध्यम से अदालत को भी एक प्रकार से मैं कहूँगा हार्श वर्ड में बेवकूफ बनाने का ये इन्होंने काम किया है, क्योंकि यहाँ पर 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गए थे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, और जो लास्ट जिसमें सुनवाई हुई थी वो 16 अप्रैल को हुई थी। आप नोट करिए जो डेट है वो 16 अप्रैल को यहाँ पर जो है जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दौरान आप ये कहते हैं साहब कि नहीं हमारी तैयारी जारी है और हम तय सीमा में करा देंगे। तो ऐसा क्यों कहा आपने जानबूझ करके? क्या आप अदालत को मूर्ख बनाना चाह रहे थे, या अदालत को अब आप कुछ भी संविधान की आप तो प्रावधानों को छोड़ दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये संवैधानिक संकट है। अब जो भी एक्ट नगरपालिका निगम अधिनियम हो या फिर नगरपालिका अधिनियम हो, 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल का वो तो मैंने कहा वो तो भंग की स्थिति में था। हाँ। अब तो 6 महीने के बाद का कार्यकाल का कोई स्कोप देता ही नहीं है। तो ये हमारे संविधान के 356 की जो आर्टिकल है, जो मतलब हमारा जो आर्टिकल है उस अनुच्छेद है उसके हिसाब से तो ये संवैधानिक संकट है। यहाँ पर तो राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार इस बात का संज्ञान ले तो ये स्थिति यहाँ पर उत्तराखंड में इस संवैधानिक कर्तव्य की विफलता के कारण यहाँ पर मैं तो कहूँगा राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति हो गई है अभी, और ऊपर से कोर्ट की अवमानना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। वापस आते हैं जोशी साहब। शीशपाल सिंह बिरजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ है, साथ ही साथ राजीव लोचन शाह जो कि आज का करता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शीशपाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं जोशी साहब ने बहुत स्थिति को साफ करने की कोशिश की है, और अगर सरकार की मंशा होती तो 19 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव करा दिए जाते, करवाए जा सकते थे। हालांकि सरकार ने कोशिश नहीं की, इन चुनावों को टालने की कोशिश की। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए ये जी बिल्कुल साफ है, इसमें तो अब कोई संदेह नहीं है कि सरकार चुनाव कराना ही चाहती है, और आदरणीय डीके जोशी जी ने तो पूरे कानूनी पहलुओं को हमारे सामने रख दिया है। अगर सरकार की मंशा चुनाव कराने की होती तो वो जो है 2 दिसंबर 2023 से पहले कराती चुनाव। तो अगर आप बताएं तब कहाँ सो रहे थे, आप किस कुंभकर्णी निद्रा में सोए थे? आपने जो है बहाना बनाया कि साहब आरक्षण तय नहीं हुआ है, परिसीमन के मामले लटके हुए हैं। तो चुनाव जब कहीं होने होते हैं तो उसे 6 महीने पहले तैयारियां पूरी हो जाती है। तो ये सीधी सीधी बात है कि सरकार के इशारे पर जो है अधिकारी हिलाहवाली कर रहे थे, चुनाव को टालने के जो है बहाने तलाश रहे थे। और ये अब तस्वीर साफ है कि जब आपने माननीय हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर कर दिया अप्रैल में,
कि जो है हम तय समय पे इस बार जो प्रशासकों का कार्यकाल है ये बढ़ाया नहीं जाएगा, इस तय समय में हम चुनाव करा देंगे, तो क्यों झूठा हल्फनामा अफवाह दे रहे? आप जो है अदालत को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ आप प्रदेश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग 5 सालों से जो है चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, आखिर जो है उनको भी निराशा हाथ लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो आम लोगों से आए दिन बात कर रहा हूं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि देखना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो अपनी समस्या को लेकर के आसानी से चुने प्रतिनिधियों के पास जाएंगे, क्योंकि प्रशासकों के सहारे सरकार अपनी मनमानी निकायों में करना चाहती है, इसीलिए बार बार जो है चुनाव टाले जा रहे हैं। ये सीधी आप किसी भी निकाय में चले जाइए, नालियां नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल ठप जो है पड़ा हुआ है, नए पार्क तो बने ही नहीं है, पुराने पार्कों का भी रख रखाव नहीं हुआ है, तो चौतरफा जनाक्रोश है, उसी को देख के टाल रहे हैं चुनाव। और यहाँ तो छोड़िए, विपक्ष को छोड़िए, जनता को छोड़िए, अदालत तक को जो है गुमराह किया जा रहा है, अदालत में झूठ बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बार आदरणीय राजीव लोचन शाह जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब याचिका डिस्पोजल हो गई उसके बाद अदालत ने आदेश दे दिया, उसके बाद आपने तय समय पे जो है अपना काम पूरा नहीं किया, तो निश्चित तौर पर अवमानना में इनको जो है दंड झेलना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा ही जो है संवैधानिक मामला है, और हर मामले में ऐसा हो रहा है। ये सीधी निकायों के चुनाव की बात छोड़िए, कोऑपरेटिव की चुनाव लगातार साल भर से जो है टाले जा रहे हैं, वहां भी माननीय हाई कोर्ट ने जो है प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे, हम बार बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की मंशा ना जाने क्या है। प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी राज्य में, फिर किस चीज का डर है आपकी बताइए ना। विपक्ष लगातार जो है चुनाव कराने की मांग कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव करवाइए, लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश होगा वो शिरोधार्य होगा, लेकिन चुनाव से क्यों भागना। लेकिन ना जाने क्या भय है, अब आप समझ ही नहीं होंगी। ऐसी चीज सरकार जो है बहाने तलाश रही है चुनाव ना कराने के, और ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। वापस आते हैं जी, शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, पहले तो मैं बधाई दूंगा, इस डिबेट में आपने याचिकाकर्ता को जोड़ा और विद्वान वकील डीके जोशी जी को जोड़कर इस डिबेट की सार्थकता को बिल्कुल जनता के बीच में शब्द ब शब्द लेकर आए, और भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा जनता के बीच में इस डिबेट में निकल कर आ रहा है। देखिए, विद्वान वकील डीके जोशी जी ने कहा है कि 2 दिसंबर से पहले सरकार को पता था, निर्वाचन आयोग को पता था कि चुनाव कराने हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं। जिस संस्था का काम ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना था, वो संस्था भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव ना कराकर राज्य को राजनीतिक संकट की ओर लेके गए। विद्वान वकील डीके जोशी ने कहा है कि इस समय पर राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रही है। शब्द व शब्द विद्वान वकील ने खोल कर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, जबकि जनता की आंख में धूल तो झोंक ही रही है, लोकतंत्र की हत्या तो कर ही रही है। आखिर यहाँ जो बात निकल कर आ रही है कि जब 2 दिसंबर 23 को से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, उस समय पर क्या संकट था देश में? कोई क्या आपातकाल था, युद्ध लगा था, दिवालिया हो गई थी भाजपा, या देश में संकट था? क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था। चुनाव तय समय पर हो जाने चाहिए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि इनके निकायों में भ्रष्ट बेईमान पार्षद से लेकर निगम के मेयर तक हैं। देहरादून अस्थायी राजधानी के मेयर तो चाउमीन बेच के अरबपति बन गए। इन्हें इस डर के कारण कि कहीं लोकसभा से पहले अगर ये निकायों में हार गए तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, इस डर के कारण लोकतंत्र की हत्या करते हुए न सिर्फ इन्होंने चुनाव टाले, बल्कि हाई कोर्ट को गुमराह कर गलत हलफनामा दिया कि हमारी चुनाव की तैयारियां हैं, और 4 जून तक आपने फिर हाई कोर्ट की अवमानना करते हुए 2 जून से पहले चुनाव ना कराकर आपने सिद्ध कर दिया कि आप आकंठ राजनीतिक बेईमान हो। आपका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, चुनाव जीतना ही आपका मकसद है, 40% कमीशन खाना आपकी नियति है, और उत्तराखंड को लूट कर उत्तराखंड को तार तार करना यही भाजपा का असली चेहरा है। इस डिबेट में यह बात निकल कर आई है। मैं विद्वान वकील और लोचन शाह जी को साधुवाद करूंगा कि आप जैसे लोग हैं तो उत्तराखंड के अंदर आवाज
ठीक है, लोकसभा के चौहादी प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड के वापस बाद जो आएंगे है, और राजीव लोचन शाह जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जॉल हाजिर होता है। हाईकोर्ट सख्त निकाय चुनाव कब? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और राजीव लोचन शाह जी का रुख कर लेते हैं, जो कि याचिका करता है, जिनकी याचिका के बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई है। राजीव लोचन जी, मैं चाहूंगी कि जरा आप ये स्थिति भी स्पष्ट करें कि क्या कुछ याचिका में था, क्या कुछ, और कोर्ट ने जो जवाब दिया वो तो डीके जोशी जी ने बताया ही, लेकिन आपकी याचिका में क्या कुछ था, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं याचिका के बारे में तो कुछ नहीं बताने जा रहा। ये हमारे जोशी जी पर हमारा अगाध विश्वास है और हमारे बाद की पीढ़ी में ये उन चुनिंदा वकीलों में है जो इस तरह के जरूरी मुद्दों पर अपना ही पैसा, अपना ही समय खर्च करके, अपना दिमाग लगाकर इन सब मुद्दों को उठाते हैं। मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि में जरूर ले जाना चाहूंगा कि ये बीजेपी की ये अकेली सरकार नहीं है जिसने इतना बड़ा मजाक संविधान के साथ किया है, या जो ग्राम गणराज्य की अवधारणा के साथ किया है, 74 अमेंडमेंट के साथ। दरअसल राज्य आंदोलन के दौर से ही हम लोग, हमारे साथ हमारे एक मित्र और मार्गदर्शक हमारे रहे हैं रवि किरण जैन, बहुत बड़े वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और पीयूसीएल के इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि बहुत बीमार चल रहे हैं और अब बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। तो उन्होंने हमको पूरा जो विकेंद्रीकृत ये शासन व्यवस्था है, महात्मा गांधी के ग्राम गणराज्य का कंसेप्ट है, इसके बारे में हमको बताया और बताया कि किस तरह से 74 अमेंडमेंट के माध्यम से, जो राजीव गांधी द्वारा लाए गए कानून थे, राजीव गांधी सरकार द्वारा, कैसे इनको हासिल किया जा सकता है। और तब हमको एक रास्ता भी मिला। हम पृथक पर्वतीय राज्य की मांग तो कर रहे थे, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग तो कर रहे थे, लेकिन इसको चलाया कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने हमको एक पूरा बहुत साफ साफ एक तरीका दिया, जिस पर हम लगातार लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो लेकिन हमारी सरकारें, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, न तो ये भाजपा का सवाल है न ये कांग्रेस का सवाल है। हमारे जो है सरकारों ने पंचायतों को अपना गुलाम समझ रखा है, जिन पर कभी भी नकेल कसी जा सकती है, कुछ भी उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2002 में जब पहले चुनाव हुए और नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आई, तो उस वक्त भी ये समस्या पैदा हुई और प्रशासक बैठा दिए गए। तब रवि किरण जैन थे, उस वक्त उपाध्यक्ष थे वो पीयूसीएल के। उन्होंने कहा, शाह जी हम पीयूसीएल की ओर से, आपकी ओर से एक याचिका दायर करते हैं और क्या आपका विचार है। मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया बात। तो जहां तक मुझे याद आता है, उस वक्त शायद सिरपुरकर साहब चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो वो याचिका लगाई गई और उसमें यही था कि तो क्योंकि अब 73वां 74वां संविधान संशोधन कानून जब लागू हो गए हैं, तो अब ये ग्राम पंचायतें या नगर निकाय जो हैं, ये उस तरह की संस्थाएं नहीं रह गई हैं जिनको आप अपने मनमानी से चला सकें। ये अब ये इनकी एक संवैधानिक हैसियत है। जिस तरह से आप लोकसभा को रोक कर नहीं रख सकते, विधानसभा को सस्पेंशन में नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से आप इन नगर निकाय को और पंचायतों को भी आप सस्पेंशन में नहीं रख सकते। बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है, इसलिए यहाँ जो है इसका तत्काल उपाय ढूंढा जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हो जाएगा। मतलब हम तो यहाँ तक कहने को तैयार थे, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें हमने कहा कि नहीं कहा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन उस याचिका का जो है फाइल होना था और यहाँ से नोटिस जाना था सरकार को कि तुरंत तिवारी जी ने आनन फानन में चुनाव करवा दिया। अब तिवारी जी में इतना बड़प्पन था और समस्याओं को इतनी गंभीरता से वो समझते थे कि उन्होंने तत्काल जो है निर्णय लिया और फटाफट चुनाव करा दिए। लेकिन ये 2002 में ही नहीं रुकी, उसके बाद से लगातार 2007 में भी हमने थोड़ा हस्तक्षेप किया, तब भी यही हुआ था और लगातार जो है ये इसी तरह की चीजें चलती आ रही। और इस बार तो बेशर्मी की हद कर दी गई। मतलब जैसा अभी हमारे जोशी जी ने बताया कि पिछले साल नवंबर में चुनाव हो गए थे, तो आपको मालूम था, लेकिन आपने मजाक बना रखा है। आप पंचायतों को कुछ समझते ही नहीं। पंचायतें आपके लिए तभी महत्वपूर्ण होंगी
जब वहां आपके लोग बैठे होंगे या आप उनको नियंत्रित कर सकते होंगे। पंचायत अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज है कि अपने स्तर पर वो राज्य सरकार से बड़ी चीज है। अगर एक बार 73वें 74वें संविधान संशोधन लागू हो जाए तो राज्य सरकार एक तरह से उसके काम आधे हो जाएंगे, उसके लिए मजबूरी हो जाएगी उनकी बात मानना। लेकिन इन्होंने इतना मजाक इस चीज का बना रखा है कि जानते हो, जोशी जी ने पूरे विस्तार के साथ आपको बता दिया, मुझे उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत बाद में इस चर्चा में जोड़ा, मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि ये बात क्यों, क्या क्या बातें हो गई हैं कि इसमें तो सरकार पूरी तरह से बेईमान है। जो सरकार झूठ बोल सकती है, जो अदालत को बेवकूफ बना रही है। मुझे तो मतलब अदालत के बारे में यहाँ कहना, कुछ अदालत का जो है मेरी ओर से भी अवमानना हो जाएगी अगर मैं ज्यादा कड़े शब्द कुछ इस्तेमाल करूं, कल को अवमानना मेरे ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट अवमानना मतलब अदालत की है। अदालत के सामने कह रहे हैं कराएंगे और नहीं करा रहे हैं। मतलब अगर अदालत वास्तव में अपनी ताकत दिखाए तो इस मुख्यमंत्री को तो बाहर कर सकते हैं सत्ता से। अभी भी राजीव लोचन जी, अगर हम देखें स्थिति तो ये अक्टूबर तक चुनाव ही करा सकते हैं, उससे पहले स्थिति ही नहीं है कि वो चुनाव करवा पाएंगे। जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या जिस हिसाब से इनके मंत्री बयान दे रहे हैं। एक और तक इनकी जो है मतदाता सूचियां तैयार हैं, सिर्फ एक फटाफट इनको एक तय करना है रिजर्वेशन का। अगर इनका ईमानदारी है, मतलब जिस तरह से तमाम घटिया कामों में ये फटाफट काम कर रहे हैं, ये केदारनाथ में थार तक ले जा सकता है, फटाफट खटाखट जो सब ये जो है सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उसमें एक रात बैठ के फैसला क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये सिर्फ मनसा का है, ये सिर्फ नियत का है। संजीव जी, बहुत सारे आरोप लग चुके हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि आप चुनाव कराएं, आपकी नियत नहीं है कि आप चुनाव कराएं, आप निकाय चुनाव से भाग रहे हैं। और जैसा कि अभी यहाँ पर लगभग सभी पैनलिस्ट ने बात कही कि पंचायतों को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। जिस तरीके से आपने प्रशासक बैठा दिए, आपने उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया, कोर्ट से आपने कहा कि आप चुनाव कराएंगे, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा रहे और आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी स्थिति नहीं है अभी चुनाव कराने की, आप सितंबर अक्टूबर तक चुनाव नहीं करा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जैसे सबको पता होता है कि विधानसभा चुनाव 5 साल बाद होंगे, वो निश्चित है। लोकसभा चुनाव पता है 5 साल बाद होंगे, जब वो निश्चित है तो पंचायत चुनाव भी 5 साल बाद होने थे, तो उसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? जैसे जी आपकी बात आ गई, आप मुझसे भी जवाब ले लीजिए। देखिए, सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। अभी जो 3 महीने का अभी एक्सटेंशन की बात, जो अभी हमें 3 महीने का एक्सटेंशन लिया है, इन 3 महीने के भीतर में जो तमाम जितने भी जो प्रोसेस होता है, चाहे मतदाता सूची का, चाहे परिसीमन का, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन का, उन तमाम चीजों के ऊपर सरकार बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ जितना शीघ्र से शीघ्र ये तमाम जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो जैसे पूर्ण होती हैं तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे निर्वाचन आयोग की हरी झंडी होगी, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी डेट्स डिक्लेयर होंगी, सरकार पूरी तरह तैयार है। हम इमीडिएटली चुनाव को संपन्न कराएंगे। और जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको ये भी जवाब देना चाहिए, इनको ये भी बताना चाहिए कि जब 10 साल उत्तराखंड में आपकी भी सरकारें रही, आपने कौन से समय पर चुनाव करवा लिए? आपने भी 2-2 बार 3-3 बार एक्सटेंशन लेने का काम किया। संजीव जी, ये मसला ही नहीं है कि उन्होंने कराए कि नहीं कराए। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने नहीं कराई तो आप भी नहीं कराएंगे। आप उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसका मतलब जैसा कांग्रेस ने किया हम वैसा ही करेंगे, और अगर आप भी वैसे ही करेंगे तो आप में उनमें फर्क क्या है, जरा बताएंगे आप? नहीं एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वो जो हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उनको पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद उनको आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। ठीक है शीशपाल जी, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, उसके बाद आरोप लगाइए। हमारी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। मैं जोशी साहब आऊंगी। शीशपाल जी, हमारी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है जेसी जी। जैसे ही हमारी जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं जैसे पूर्ण होंगी और जैसे निर्वाचन आयोग कोई भी तिथि घोषित करेंगे, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मैंने जैसे अभी कहा, कांग्रेस पार्टी ने कि यहाँ पर 2 बार इनकी सरकारें रही, 10 साल इन्होंने यहाँ पर राज किया,
इन्होंने पंचायत के चुनाव को लटका के रखा। इन्होंने नगर निगम में 2-2 बार 3-3 बार प्रशासक बिठाने का काम किया। सहकारिता के चुनाव इन्होंने 2-2 साल 3-3 साल लटकाने का काम किया। ये तो अपने आप ही इनके मुंह पे काली पोती है और दूसरे के ऊपर। शीशपाल जी जवाब देंगे। संजीव जी आते हैं, शीशपाल जी से जरा जवाब ले लेते हैं। शीशपाल जी जवाब देंगे, उसके बाद डीके जोशी साहब मैं आपके पास आती हूँ। शीशपाल जी, देश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। बड़ी हास्यास्पद सी बातें कर रहे हैं और इनको आईना दिखा दिया। अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी शर्म नहीं आ रही। तभी मैं बोलूंगा। बोलिए शीशपाल जी। ठीक है, यशी जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव कराने के लिए गंभीर है। जो चुनाव जो है 6 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, उनके बारे में अभी ये गंभीर ही हो रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं और झूठे हल्फनामे हाईकोर्ट में दे रहे हैं। माननीय राजीव लोचन शाह जी ने कहा है कि एनडी तिवारी जी के शासन काल में भी जो है प्रशासक बिठाए गए थे, लेकिन जैसे ही जो है माननीय न्यायालय का आदेश आया तो तत्काल जो है एनडी तिवारी जी ने चुनाव कराए। उन्होंने कोई झूठा हल्फनामा जो है न्यायालय में नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी संविधान का सम्मान करने वाली, संविधान को मानने वाली, संविधान के अनुसार चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। ये तो जो याचिका डिस्पोजल हो गई, जिसमें माननीय हाईकोर्ट का आदेश आ गया, वहां पर आप झूठा जो शपथ पत्र दे रहे हैं। आपने कहा कि हम 2 जून से पहले चुनाव करवा लेंगे, क्यों नहीं चुनाव हुए? अब आपके ऊपर जो है अवमानना का जो है तलवार लटकी हुई है और निश्चित तौर पर आपको जो है अवमानना जो है झेलनी पड़ेगी। इसे अब आपको कोई बचा नहीं सकता। तो कितनी नाकारा सरकार है ये, और अपनी नाकामी का ठीकरा कांग्रेस सरकार पर जो है फोड़ना चाहती है। आप प्रचंड बहुमत से 7 साल से राज्य की सत्ता में है, आप इसे अभी तक समझ ही नहीं पा रहे। जिम्मेदारी आपकी है, आपकी नाकामी है, आपकी नालायकी है, आपकी अनदेखी है। आप लगातार लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और जो है अपने को डिफेंड करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के जो है शासन काल में जो है आप जा रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जनता भी देख रही है, समझ रही है कि किस तरीके से आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संजीव जी, जनता माफ नहीं करने वाली लगातार। और अभी भी मुझे अभी चुनाव कराएंगे, देखना आप एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल ये 3 महीने के लिए बढ़ाएंगे। ये फिर माननीय हाईकोर्ट में झूठ बोलेंगे। ये लोग अगर चुनाव करवाने वाले होते तो ये चुनाव करवा चुके होते। ठीक है, संजीव वर्मा जी और शीशपाल जी रुक जाइएगा। डीके जोशी साहब, बार बार ये कहना कि निर्वाचन आयोग ने, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने अपनी तैयारियां नहीं की, वो परिसीमन की तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मतदाता सूची है वो तैयार करने में उनको देरी हो रही है, सरकार की कोई गलती नहीं है। यसी जी, अधिकारियों के सिर ठीकरा पर जो है, अधिकारियों के सिर पर जो है आप ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ऐसे नालायक अधिकारी जोशी साहब 1 सेकंड रुकिएगा। शीशपाल जी, जोशी साहब, रहने का अधिकारी जो सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जो समय पे जो है चुनाव नहीं करा पा रहे, तो क्या हम तो लगातार कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हावी है। शीशपाल जी, जोशी साहब जी, देखिए ऐसा है, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जो चर्चा हमारी हो रही है, यह मामला जब अदालत में अवमानना पर चला गया तब हो रही है। तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष के मतलब आरोप और प्रत्यारोपों का तो यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है। और दूसरी बात एक और है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज की डेट में जो संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, अदरवाइज चाहे वो स्वतंत्र संस्था आपके जितनी भी है, जिसको अभी यहाँ निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की भी तो ड्यूटी थी। लेकिन आज की परिस्थितियां जो हम अगर वैसे देखें प्रजातांत्रिक ढांचे के रूप में, तो सरकारों के बिल्कुल ये समझिए कि उनके इशारों पर भी निर्वाचन आयोग चल रहा है। नहीं तो यहाँ पर एक निर्वाचन आयोग की कर्तव्य विफलता भी है। वो क्यों हाईकोर्ट नहीं आया कि साहब राज्य सरकार इस मामले में हमें चीजें बराबर नहीं दे रही है, जबकि इसी जो याचिका हमारी साथ सुनी गई, दूसरी याचिका हलफनामा निर्वाचन आयोग के द्वारा आया है कि वो कह रहे हैं कि साहब ये चीजें हमें जब हम मांग रहे हैं प्रॉपर, हमें टाइम से चीजें नहीं करा रहे हैं, अन्यथा हम तो तैयारी कब की कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखिए, निर्वाचन आयोग को भी आप सहयोग नहीं कर रही सरकार, और लेकिन निर्वाचन आयोग भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाओ
या कैसे ही कहो आप इनके साथ चल रही है, नहीं तो उसका कर्तव्य था, जैसे भी राजीव लोचन साहब जी ने कहा। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने कहा है बकायदा, या हमारे जो संविधान पीठ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कृष्ण सिंह तोमर में जो निर्णय दिया गया है, उसमें कहा है कि यदि राज्य सरकार हील हवाली करती है तो ये जो निर्वाचन के मामलों में, तो निर्वाचन आयोग को आना चाहिए, इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ निर्वाचन आयोग को आना चाहिए। अब यहाँ पर दो फ्लॉ है, एक तो निर्वाचन आयोग भी नहीं आया, इनके साथ बिल्कुल दोस्ती है जैसी प्रतीत हो रही है, और दूसरा अगर कभी कभी होता है किसी कारणवश, सपोज आपने हलफनामा या एक स्टेटमेंट दिया कोर्ट में कि साहब हम 6 महीने में करा लेंगे, अरे आपके अंदर वो थोड़ा सा भी एक नैतिकता होती तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देते, साहब 6 महीने तो नहीं हो पा रहा है, 1 महीने का और टाइम चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर तो चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी जैसा ये मामला हो गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, अदालती कार्यों के दृष्टि से देखें, या फिर वैसे भी एक कर्तव्य है चुनाव आयोग और राज्य सरकारों का, तो ये बहुत। और दूसरी बात एक और है, ये परिसीमन का इससे कोई हर्डल नहीं है, परिसीमन होते रहते हैं, लेकिन जो स्थिति आज आपके पास है उन स्थितियों में ही आप चुनाव कराएंगे। अगर आपका ओबीसी का नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जब हो जाएगा तो अगली बार में उसको आप अप्लाई करिएगा। आज जो आपके पास तैयारी है वो आपको उसके अनुसार करना चाहिए। और दूसरी एक चीज और है बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है आप निर्माण कार्य या घोषणाएं या लोक लुभावन वाले काम चुनाव आचार संहिता के बीच नहीं कर सकते। अरे भाई, आप चुनाव के बीच चुनाव भी नहीं कर सकते, ये एक बड़ी अजीब विडंबना है। चुनाव के बीच चुनाव नहीं हो सकते, ये कहाँ का, ये तो एक प्रकार का मजाक है भाई। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, आप लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मेरे पास समय की थोड़ा कमी है, अगर मुझे जल्दी इस शो से विदा दे देते हैं तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपका जुड़ने के लिए। और शीशपाल जी, माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से अभी जोशी साहब ने भी बहुत सारी बातें कही, संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम कराएंगे चुनाव, जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द भी कराएंगे तो कितना ही जल्द करा लेंगे? देखिए यशी जी, हम तो राजनीतिक लोग हैं, सरकार के ऊपर, सरकार की कार्यप्रणाली में जहाँ कहीं कमी होगी तो हमारा सवाल खड़ा करना बनता है। मगर आज एक विद्वान वकील डीके जोशी द्वारा जो बात कही गई है उससे तो स्पष्ट होता है कि सरकार और चुनाव आयोग का मिलीभगत थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विद्वान वकील ने कहा है कि यदि सरकार चुनाव नहीं करा रही थी तो हलफनामा जो है निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए था कि भाई हमारे को सहयोग नहीं कर रही सरकार। ये दोनों का मैच फिक्स है और लोकतंत्र की हत्या है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज राज्य जो है राष्ट्रपति शासन की ओर जाने की ओर है। कहीं अगर 11 तारीख को निर्णय आ गया और सरकार को रोक दिया सारे कामों से न्यायालय ने, तब क्या होगा? हमारा कहने का मतलब है कि जब कार्यदायी संस्थाओं को पता है कि तय समय पर काम होना है और वो कार्यदायी संस्था तय समय पर काम नहीं कर रही, इसी डिबेट में बात निकल कर आई। विद्वान वकील कह रहे हैं कि जब निर्वाचन का काम चल रहा है तो ऐसे में निकाय के चुनाव भी करा लेते। अभी आप देखेंगे सितंबर में विधानसभा के 2 चुनाव होने हैं और निकाय के चुनाव भी होने हैं। ये भी तो दोनों साथ साथ कराओगे आप। जब आप वहां करा सकते हो तो यहाँ निकाय के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के साथ करा देते, क्यों नहीं कराया? कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र रहा है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। जब इनको हार का डर लगता है तो ये संविधान को भी तार तार कर देते हैं, और जब इन्हें लगता है कि हमको लाभ है तो ये हर तरफ से आगे बढ़कर उसका। अब भाजपा के जो बयानवीर नेता हैं जो कह रहे हैं कि अब चुनाव के लिए हम तैयार हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आप दिसंबर में अपने गिरेबान में झांको शांति जी, 6,000 के अंदर जमानतें जब्त हो रखी हैं, तीनों सीटों में जमानतें जब्त हो रखी हैं, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बातें कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को 100% भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस
चुनाव जीतना अलग विषय है और लोकतंत्र में भी 100% होने वाली है। संजीव जी मैं वापस आती हूँ आपके पास, रुक जाइए जरा। चलिए कि अगर आप लोकतंत्र के ऐसे ही अवहेलना करेंगे, एक दिन आप वोट तो छोड़िए, जनता के मुंह के आगे खड़े होने की हैसियत नहीं रहेगी आपकी। आप लोकतंत्र को तार तार कर रहे हो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, इस बात को मान के चलिए। आपको आरोप शांति प्रसाद भट्ट नहीं लगा रहा, आपको आरोप ये विद्वान वकील भी लगा गए कि आप लोकतंत्र की हत्या करने में नंबर 1 हो। आप ये बताने को तैयार नहीं हो कि 2 दिसंबर से पहले चुनाव क्यों नहीं कराया, और जब संवैधानिक बात थी कि आपको चुनाव कराना है, जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आपको चुनाव कराना था, तो ये कौन से नौटंकी और ड्रामे कर रहे हो, झूठ बोलते हो, जनता की आंख में धूल झोंकते हो। संजीव वर्मा जी, मेरा आपसे पहला सवाल था, मैंने आपसे पूछा था कि जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तब चुनाव क्यों नहीं कराया आपने, तब ऐसा क्या चल रहा था राज्य में जिसकी वजह से आप चुनाव नहीं करा पाए, तब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि आप चुनाव नहीं करा पाए। और अब आप बार बार ये बात कह रहे हैं, यही रटा जवाब आपके प्रवक्ता और आप भी वही दे रहे हैं कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे, लेकिन वो जल्द कब आएगा ये आप नहीं बता रहे। और जिस तरीके से कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है, अवमानना नोटिस जारी किया है, 11 तारीख को सुनवाई होगी, तब आप बताएंगे कि अगर जिस तरीके से भी शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे तब क्या होगा। जी देखिए, आपने कहा पहले क्यों नहीं कराए, तो उसका जवाब ये है कि उस समय तक हमारा ओबीसी रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, और ओबीसी रिजर्वेशन होने में क्योंकि समय लगता है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है पूरी, और उसके बाद जैसे अभी तो जोशी साहब कह के गए हैं कि ये इतना जरूरी नहीं है, ये बाद में भी हो सकता था, आप चुनाव कराते, आप इसको बाद में ऐड ऑन कर देते। ये कैसे संभव है, आप बताइएगा, ये ऐसे कैसे संभव है। मैं तो नहीं कह रही हूँ ना, मैं ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात वकील साहब कह के गए। टालना कैसे संभव है, फिर ये चुनाव टालना कैसे संभव है, चुनाव टालना कैसे संभव है, ठीक है रुके शांति प्रसाद जी, सुनिए जरा। जैसे जी देखिए जैसे उत्तराखंड में हमारे 14 जिले हैं, तो 14 जिले में कौन सी सीट आरक्षित हो रही है, कौन सी जनरल रहने वाली है, कौन सी महिला होने वाली है, तो ये एक सर्कल चलता है, और वो सर्कल ये जो मैंने ओबीसी रिजर्वेशन की बात करी, तो ये कौन से जिले को कौन सा रिजर्व हो रहा है, कौन सा जनरल रहने वाला है, कौन सा महिला रहने वाला है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और इसका हर प्रक्रिया का हम लोग पालन करते हैं। हम क्या, सभी सरकारें पालन करती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है तो हमें पालन कर रहे हैं, हमारे से पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही उन्होंने भी इन तमाम प्रक्रियाओं का पालन अनुपालन किया होगा। और मैं सोचता हूँ मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि हमारे से पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने भी 2-2 बार नगर पालिका और नगर निकाय में 2-2 बार एक्सटेंशन लिए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही एक्सटेंशन लिया जा रहा है। और मैं साथ ही साथ इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे ही तमाम संवैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीने का समय लिया है तो हमने इसको 3 महीने तक ही खींचना है। हो सकता है उससे पहले भी अगर ये तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं और तो सरकार पहले भी चुनाव करा सकती है, उसमें तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन कई चीजों की बंदिशें होती हैं, और मैं सोचता हूँ जो भी कानूनी प्रक्रिया है, हम कानूनी तमाम प्रक्रियाओं का हम लोग पालन अनुपालन करते हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, जैसे भी जो भी उनका निर्देश होगा उसी के अनुसार हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे। शीशपाल जी, ये जी भाजपा के प्रवक्ता अजीब से तर्क दे रहे हैं। आप बताइए, कह रहे हैं कि साहब ओबीसी आरक्षण का जो है काम पूरा नहीं हुआ था। पंच स्थानीय निकाय जो चुनाव आयोग है उसका क्या काम है भाई? तय समय पे चुनाव कराने हैं, और जो भी फॉर्मेलिटी है
जो भी प्रक्रिया है वो उससे पहले पहले निपटानी होती है। तो किसके इशारे पे जो है ये सारी प्रक्रियाएं तय समय पे पूरी नहीं हुई, जब पता था कि 2 दिसंबर जो है 2 दिसंबर 2023 से पहले चुनाव होने हैं, 2 दिसंबर तक जो है बोर्डों का जो है गठन हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है आपको 6 महीने पहले ये सारी प्रक्रियाएं जो है कर लेनी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं कि साहब विधानसभाओं में भी लोकसभाओं में भी, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो नहीं टलते ना इस आधार पर कि अभी साहब जो है आरक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई, अभी वोटर लिस्ट नहीं बनी, अभी ये कमी रह गई परिसीमन की। वो तो जो भी प्रक्रिया होनी है वो तय समय से पहले होनी होती है और तय समय पे चुनाव होने होते हैं। यही लोकतंत्र का तकाजा है। और आप बार बार कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस की सरकारों में भी बढ़ाएगा, 2 बार बढ़ाएगा, 3 बार बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा मेरे भाई, इसका भी आप बताइए ना। आप तारीख बताएं, सब नहीं किया क्या? एक बार बताइए आपने बढ़ाया नहीं बढ़ाया? संजीव जी, बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है आपका बार बार कि आपकी सरकार में नहीं हुआ क्या। ये कोई बात ही नहीं हुई कि आपकी सरकार में हुआ या नहीं हुआ। आप अपनी सरकार का बताइए कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है। उनकी सरकार में जो हुआ सो हुआ, जनता ने उसका फल भी उनको दिया। आप मुझे अपनी बात बताइए ना कि आपकी सरकार क्या कर रही है। बार बार ये गैर जिम्मेदाराना जवाब आप दे रहे हैं कि आपकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ। तैयार नहीं है और जबरदस्ती आप विपक्ष पे फोड़ने का प्रयास करते हैं। जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार होती भी है और आपके अंदर अहंकार है कि आप जो है लगातार लोकसभा के चुनाव जीत रहे हैं। जनता ने इस बार आपकी लीड को कम करने का काम किया, आपको अलार्मिंग सिचुएशन पर जनता ने रखा है। और अगर आपका घमंड जारी रखेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, फटाफट अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फाइनल टिप्पणी। शांति प्रसाद भट्ट जी, उसके बाद भी शोर मचा रहे हो। कौन लटक गया, कौन नहीं लटक गया? शांति प्रसाद भट्ट जी, कौन लटक गया, कौन नहीं लटक गया? इनको देश की जनता देख रही है। 400 पार का घमंड चकनाचूर हुआ है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, रुक जाइए। संजीव जी और शीशपाल जी, होल्ड ऑन प्लीज। संजीव जी और शीशपाल जी, रुक जाइए जरा। संजीव जी प्लीज। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको आवाज मिल रही है? टर्म का यदि काउंट कर लोगे, जोड़ कर लोगे तो भी 242 तक नहीं पहुंचते आप। ठीक है संजीव जी, पीठ थपथपा ली आपने, खुश हो गए आप, रुक जाइए जरा। शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए यशी जी, बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है और डिबेट का सार वही निकल कर आया है कि जहां याचिकाकर्ता से लेकर विद्वान वकील तक पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट एक ही बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में यदि सरकारें तय समय पर चुनाव नहीं करा सकती तो यह सरकार का फेलियर है। और दूसरी बात जो निकल कर आई है कि यदि सत्ताओं के इर्द गिर्द संस्थाएं मिलकर सत्ता के इशारे पर चलेंगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग का सत्ता के साथ मिलकर चुनाव ना कराना, ये निकाय चुनाव की ना कराकर इन्होंने एक संदेश दिया है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश केवल अपने स्वार्थ के लिए चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। यदि हाईकोर्ट इस पर कोई सख्त फैसला नहीं देगा तो ये माना जा सकता है कि ये भ्रष्ट और बेईमान परंपरा ये निरंतर जारी रहेगी और लोकतंत्र की संस्थाएं बिल्कुल देखना होगा। शांति प्रसाद भट्ट जी कि आखिर कब तक ये लोग निकाय चुनाव कराते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे हाईकोर्ट सख्त निकाय चुनाव का। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर लगातार हाईकोर्ट लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहा है सरकार को लेकर, 11 तारीख को उस पर सुनवाई भी होनी है। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है वो एक सख्त फैसला भी ले सकता है। हालांकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष का कहना है कि वो जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।